स्वागत है चेतना मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही है। मैं आपको क्लास 11 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। इसमें मैंने पहले वीडियो में आपको पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, पार्ट 1 का केमिस्ट्री। पार्ट 1 का पहला चैप्टर था रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। इसमें हमने आपको द्रव्य क्या है, द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ये सब डिस्कस किया था। हमने बताया था द्रव्य की 3 भौतिक अवस्था होती हैं। फिजिकल स्टेट कितनी होती है? 3 होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस हो सकती है। 3 फेज होती है। इसके बारे में हमने आपको बताया सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। अब द्रव्य 2 चीजों से मिलकर बना, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में 2 चीजें होती है, इसमें बोल सकते हैं समांगी मिश्रण होता है। सीधा सा मिश्रण को बोल सकते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जबकि इसमें 2 चीजें आपने पढ़ा, तत्व और यौगिक ओके, ये 2 चीजें इसमें पढ़ी। समांगी मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण उन्हें कहते हैं जब कोई 2 चीजों को या कोई 2 पदार्थ को लेके आपस में मिला दिया जाए समान अनुपात में, तो आपस में मिल जाए, एक समान निश्चित अनुपात में घुल जाए। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो चीनी और पानी को आपस में मिला दें तो वो आपस में घुल जाती है। मिलने पे अगर 2 चीजें आपस में मिलती हैं तो मतलब एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। इससे क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। विलय होगा और एक विलायक होगा, और विलय और विलायक जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। विलयन विलयन बनेगा। ठीक, तो सॉल्यूट हमेशा रहता है कि सॉल्यूट की मात्रा कम रहेगी, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा रहेगी। जो चीज घुलेगी किसी चीज में उसकी मात्रा हमेशा कम रहती है। यानी अगर चीनी पानी में घोला जा रहा है तो चीनी की मात्रा कम रहेगी और पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, तभी घुलेगा। यानी सॉल्यूट कम रहेगा, सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। ठीक, तो उससे मिलने वाला सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्यूशन ये दोनों चीज मिल जाती है मिश्रण में, तो मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। जो बनने वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। विषमांगी में क्या होता है? इसका बिल्कुल विपरीत। ठीक, उल्टा। विपरीत का मतलब क्या है? दोनों चीजें मिल रही हैं, कोई ऐसे मिश्रण जो आपको मिलाया जा रहा है तो एक निश्चित पद में नहीं मिलते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ये चीजें बात हो गई। अब बात करते हैं तत्व मतलब एटम। एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक, तो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है तो इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट है या तत्व है, ठीक, तो उसको क्या है, जितने भी छोटे पार्टिकल में अलग अलग तोड़ दें, लेकिन वो क्या रहेगा? एक इंडिविजुअल पार्टिकल रहेगा, वो पार्टिकल ही रहेगा। उसका नाम क्या रहेगा? जो एलिमेंट का इतना बड़ा एटम है उसका वही नाम है, उसको अलग कर देंगे तो उसका भी वही नाम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, कोई चीज है, मान के चलते हैं जैसे यही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक पेन
अगर इसको बोले पेन का कैप है, ये क्या है पेन इसको पकड़ते हैं, ये इसकी क्या निप है, ठीक। तो ये सब मतलब है तो पेन ही का पार्ट, तो उसको अलग अलग है। वैसे आप ही बिलोंग करते हैं, कोई फादर है और मदर है, उनके बच्चे हों, तो ये सब पार्टी किसके हैं, फादर मदर, इनके भी कोई फादर मदर, इन्हें दादा परदादा बोलते हैं। तो ऐसे सबके पार्टी क्या वही है। तो ये परिवार क्या है, एक ही परिवार चला है, इसको पूरा क्या बोल सकते हैं, एक क्या मौर्य परिवार या वर्मा फैमिली, मतलब कोई एक फैमिली होगी, ठीक। उसके ये सब पार्टी है, नाम एक ही है, फैमिली वही है, ठीक। दूसरी तरह से बात करते हैं, जैसे हम बात करें कोई एलिमेंट के लेके, मान लो सोडियम है, तो सोडियम Na को कितना भी छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें वो Na ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज ही सेम रहेंगी, जो इस Na की प्रॉपर्टीज होंगी वो भी इसी Na की प्रॉपर्टी रहेगी। अगर इसको गर्म करते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होके चेंज होता है, तो ये भी Na का पार्ट वही करेगा। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, H2O भी, उसको भी कम पानी में या ज्यादा ले लें, कम पानी में या ज्यादा ले लें, तो इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर सेम रहेगा, ये भी गर्म होगा उसी टेम्परेचर पे, ये भी वही टेम्परेचर गर्म होगा। तो सेम का मेरा मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई इंडिविजुअल पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, एटम होता है। एटम का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब सीधा सा परिभाषा अगर हम बोले एटम की, तो वह छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, छोटे से छोटा अविभाज्य पार्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, फ्री स्टेट, उसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। एटम जो होते हैं क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, मान लो NaCl Ag2 का, तो क्या बनेगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस, तो Na भी क्या है, एक एटम है, Cl भी क्या है, एक एटम है, तो मतलब ये रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या है, इसीलिए हम बोला गया तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। यौगिक, जब एटम या अणु कब बनेगा, जब एटम मिलेंगे तो बनने वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, अणु। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2H प्लस Cl HCl, ठीक, ये एसिड है, ठीक। तो ये सब क्या है, अणु है। अब जब अणु बनते हैं या अणु, परिभाषा यौगिक की क्या हो सकता है, या अणु मॉलिक्यूल या एटम एक निश्चित पद में मिलकर किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन क्या कहेंगे, ये यौगिक कहलाएगा, ठीक। ये क्रिया क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाती है, रासायनिक क्रिया कहलाती है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं, कोई भी यौगिक है या अणु है या कोई तत्व है, तो उसकी कुछ गुण होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी। तो गुण क्या है, तो एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, भौतिक गुण होंगे, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दो की बात करें, ठीक, वो भी पदार्थ है, तो उसके दो मेटल, कोई मेटल है तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उस पदार्थ की जो बाहर से देख के बता सकते हैं, जैसे कलर, अणु मतलब उसकी गंध, ठीक, कलर हो गया, अणु
मेल्टिंग पॉइंट तथा उसकी डेंसिटी यानी घनत्व, ये सब चीजें जिस चीज में गणना करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सब किसमें आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज में यानी किसी पदार्थ का उसका ज्वलनशीलता, अम्लता या क्षारीयता। ठीक, ये सब चीजें इसमें डिफाइन करते हैं। ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी अपचयन। ठीक, ये सब चीजें जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब कोई भी एलिमेंट है, मैटर है, ज्वलन मतलब कब जलने लगता है, तो वो चीज अगर हम जहां डिस्कस कर रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में है। वो अम्ल है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे या उसको डिसाइड करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन में जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं भौतिक गुणों का मापन। भौतिक गुण कैसे हम मापते हैं, जैसे कलर, अणु, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये सब कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा बात करते हैं। किसी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीपी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम कोई भी पदार्थ है, अगर उसकी डेंसिटी निकालें, घनत्व निकालें या आयतन निकालें या द्रव्यमान निकालें तो उसके लिए हमको मापन विधि आनी चाहिए। मापन विधि करने के लिए, मापन करने के लिए जैसे कोई चीज है, किसी चीज की लंबाई ज्ञात करना तो उसको किसमें ज्ञात करेंगे, मीटर में। अगर किसी चीज, किसी द्रव का क्या है, कितने ग्राम का है, तो उसको किलोग्राम या ग्राम में नापेंगे। तो वही चीज है, इसका मापन करने के लिए एक सिस्टम आया जिसे अंतरराष्ट्रीय यूनिट पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इससे पहले भी एक पद्धति है जैसे CGS, MKS और FPS। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका सी का मतलब सेंटीमीटर, जिसे ग्राम, इससे सेकंड। ओके, MKS का मतलब मीटर किलोमीटर सेकंड। इसका है फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक, अब ये सब चीजें अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से याद कीजिए। जैसे हम लोग आपको बताते हैं IUPAC की हम बात करें, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो इसकी अब बात करें तो ये चीज हमने, ये सिस्टम कब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम लागू किया गया, ये इस वजह से लागू किया गया कि जब हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं, कोई फॉरेन में पढ़ रहा है, तो दोनों जगह क्या है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी यौगिक कंपाउंड की हम उसका नेम डिसाइड करते थे। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम नाम दूसरा था, वहां पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ कंपाउंड का नाम दूसरा होता है। इस वजह से एक संघ ने बैठ के इस सिस्टम को एक डिस्क्राइब किया, उसे नाम दिया IUPAC। वही कंपाउंड अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो वही सेम नाम रहेगा, अगर जाके कहीं विदेशों में पढ़ रहे हो या फॉरेन में पढ़ रहे हो तो वहां पे भी इसका नाम वही होगा, कोई कंपाउंड। जैसे है CH4, ये क्या है, मैथेन। क्या है, मैथेन। यहाँ पे भी मैथेन बोला जाएगा, आप कहीं भी जाइए फॉरेन में, वहां पे भी इसको क्या बोलेंगे, मैथेन बोलेंगे। ठीक, तो ये सब चीजें थी। तो उसी तरह से इसमें भी एक SI यूनिट आई, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम यूनिट आई, क्योंकि हर जगह अलग अलग था, तो इस वजह से यूनिट लाई गए SI सिस्टम लाया गया। SI सिस्टम, इसका पूरा नाम ली सिस्टम इन
इंटरनेशनल डिफाइंड यूनिट, ठीक। ली सिस्टम, इसका नाम है एलई, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। फुल फॉर्म इसका पूरा यही है, जिसे संक्षेप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। अब इसका मापन करने के लिए, ठीक, हमको आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो एसआई यूनिट का यूज कर रहे हैं, बाहर भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी एसआई यूनिट का यूज करेंगे, तो हर जगह एसआई यूनिट है और उससे मापन में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। आपका अगर आप वहाँ यहाँ गणना कर रहे हो कोई चीज की और कोई बाहर विदेश से बैठा हुआ गणना कर रहा है, अगर एसआई यूनिट से कर रहा है तो सेम रहेगा, अगर दूसरी यूनिट यूज कर रहा है तो उसको दिक्कत होगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज्यादा एसआई यूनिट से सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल कोई भी होगा तो आप एसआई यूनिट से सॉल्व करोगे। इसके लिए इनकी राशियां हमको पढ़नी है, एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम की क्या पढ़ना है, राशि। 7 राशियां होती हैं टोटल, 7। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा की ऊष्मागतिकी गति और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान या तापमान, विद्युत धारा की ऊष्मागतिकी, विद्युत पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई जो है इसकी प्रतीक होता है L, द्रव्यमान का स्मॉल m, समय का सेकेंड, देखिए सेकेंड समय c, टाइम से चलेगा, टाइम पीरियड में रहेगा t, और तापमान का कैपिटल T, ऊष्मागतिकी विद्युत धारा की ऊष्मागतिकी का तापमान इसका T रहता है, विद्युत धारा का I, ठीक, और बचा गया पदार्थ की मात्रा n और ज्योति तीव्रता I नॉट, ठीक, I नॉट। लंबाई का L, ये क्या है, राशि, ठीक, लंबाई का L, ठीक, और द्रव्यमान का n, समय का T, ऊष्मागतिकी का तापमान T, विद्युत धारा का I, पदार्थ की मात्रा n और ज्योति तीव्रता का T। इसका एसआई मात्रक नाम होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, नाम क्या होता है, लंबाई का मीटर रहता है, लंबाई किसमें नापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान किसमें नापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम में। अब बचा गया समय, समय किसमें नापेंगे, सेकंड में, और ऊष्मागतिकी का तापमान, तापमान किसमें नापेंगे, केल्विन में, विद्युत धारा किसमें नापेंगे, एम्पियर में, एम्पियर में, ठीक, और पदार्थ की मात्रा किसमें नापेंगे, मोल में, और ज्योति तीव्रता किसमें नापेंगे, कैंडेला में। ठीक, तो ये चीजें होगी। अब इनका मात्रक क्या है, इनका प्रतीक क्या है, एसआई मात्रक का प्रतीक।
ये तो इसका पूछेगा, लंबाई का L प्रतीक है और द्रव्यमान का ms, समय का t है, उसमें गति का समय t कैपिटल T है, ठीक, और विद्युत धारा का I है, ठीक, पदार्थ की मात्रा n है और जो तीव्रता I0 बोला या I भी बोल सकते हो, ठीक। इसका SI मात्रा क्या है, मीटर है, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। अब इनका SI प्रति मीटर का m होता है, किलोग्राम का kg होता है, सेकेंड का s होता है, केल्विन का k होता है, एम्पियर का a होता है, मोल का mol होता है, मोल, ठीक, कैंडेला का c होता है, ठीक। अब इसी के आधार पर आप गणना करोगे किसी राशि की SI, ठीक, मीटर में, किलो मिलीग्राम में, सेकेंड में, केल्विन में, एम्पियर में, मोल में और अदर चीजों में गणना करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं किसी चीज का द्रव्यमान या भार। द्रव्यमान या भार क्या है, कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान या भार, द्रव्यमान मतलब उसका वेट, भार मतलब वेट, द्रव्यमान उसका क्या है, ठीक, मानी वेट क्या है। तो वेट हम कैसे ज्ञात करते हैं, वेट किसमें ज्ञात करते हैं, किसमें ज्ञात करते हैं, या किलोग्राम में ज्ञात करोगे या ग्राम में, किलोग्राम में ज्ञात करोगे या ग्राम में ज्ञात करोगे, ठीक। तो द्रव्यमान मतलब किसी पदार्थ का या किसी द्रव्य का वह गुरुत्व की ओर लगने वाला बल तथा जिस पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, मतलब कोई द्रव्यमान एक क्या है, स्थिर है, उस गुरुत्व एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग हो सके, ठीक। तो इसके लिए हम थोड़ा सी चीज अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक, कि द्रव्यमान आप किसमें नापोगे, किलोग्राम या ग्राम में, ठीक। अब कोई यूनिट आपको दी गई है ग्राम में, तो उसको किलोग्राम में कैसे चेंज करोगे, या किलोग्राम में दी गई है तो उसको ग्राम में कैसे चेंज करोगे। 1 किलोग्राम आपको पता है 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम का कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर यूनिट ग्राम में दी गई उसको किलोग्राम में चेंज करना है, यानी 1 ग्राम मतलब क्या हो जाएगा, 1 ग्राम की बात करें 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो अगर यूनिट 10 ग्राम दी गई है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है, 10 गुणे 10 की पावर -3 किलोग्राम, ओके, चेंज हो जाएगी, कर लेंगे। अगर किलोग्राम में दी तो इसमें, ठीक। तो ये किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं मीटर, दूरी, दूरी, दूरी की बात करते हैं। दूरी को कैसे हम चेंज करेंगे, दूरी किसमें नापते हैं, या नापेंगे किलोमीटर या मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो वही चीज है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर नहीं, 1 मीटर बराबर 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सब चीजें आयतन, आयतन कैसे नापते, आयतन आयतन किसे नापते हैं, किसी चीज का आयतन, यानी दूध को नापना हो तो लीटर नापते हैं, यानी 1 लीटर को किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर। ये भी आपको याद रखना। तो ये सब चेंज करने के ये तरीके हैं, ठीक। अब थोड़ा घनत्व की बात करते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक अगर हम किलोग्राम और आयतन का मात्रक हम क्या रखें, मीटर, किलोग्राम, आयतन का मात्रक क्या रखें, मीटर। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन का द्रव्यमान क्या है, मीटर क्यूब
तो इसका भी अतन क्या होगा, m रखें, राशि रखें, ये क्या आ गया किलोग्राम मीटर इनवर्स, यानी ये इसकी इकाई है, किसकी घनत्व। ठीक, अगर हम इसको बोल दें आप ग्राम मीटर इनवर्स में चेंज कीजिए, हम इसकी इकाई बोले ग्राम मीटर में चेंज कीजिए, यानी तो यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया क्या रहता है 1000 ग्राम मीटर इनवर्स। ओके, इसकी तो मतलब इसकी राशि को यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो ये सब चीजें इसी के आधार पे आप करेंगे। जैसे ताप की बात करें, ताप की बात करें यानी टेम्परेचर, ताप डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं और फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक, तो डिग्री सेल्सियस, अब हमारी एसआई यूनिट क्या है केल्विन, एसआई यूनिट क्या है केल्विन में। तो कोई पदार्थ का तापमान दिया गया है, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज करें, फ़ारेनहाइट में चेंज करें। कैसे करेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए 0 डिग्री, एक केल्विन बराबर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.13 डिग्री। ठीक, 273.13 डिग्री या 15 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, लेकिन ऐड ज्यादा तो 273 किया जाता है, ये दशमलव का बाद का नहीं देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, यानी कोई भी राशि अगर डिग्री सेल्सियस हमको दिया है उसको केल्विन में चेंज करना है, 10 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करना है, यहाँ पे 10 रख देंगे प्लस 273 ऐड कर देंगे यानी 283, ये क्या है केल्विन में। ठीक, अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी डिग्री सेल्सियस अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस की मान के चलेंगे तो अगर रखते हैं वैल्यू 9/5 गुणे 10 प्लस 32, 2 बचा 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा 50 फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फार्मूला हो गया आपके पास, और ये डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए फार्मूला हो गया। यानी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और केल्विन को डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में चेंज कर सकते हो, और डिग्री सेल्सियस में दिया फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है केल्विन में चेंज तो आप क्या करोगे, पहले फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे, फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूं, जैसे हमने बोल दिया 35 फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो। ठीक, तो फ़ारेनहाइट बराबर होता क्या है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो डिग्री सेल्सियस में चले क्योंकि फ़ारेनहाइट और केल्विन में कोई संबंध नहीं है। ठीक, क्योंकि केल्विन बराबर क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक ये होता है, और फ़ारेनहाइट बराबर इतना होता है, यानी फ़ारेनहाइट और केल्विन में कोई संबंध नहीं है। अगर हम संबंध निकालना चाहें तो मैं यहाँ से निकाल के रख सकते हैं, थोड़ा पहले हम यहाँ से ऐसे बताते हैं, पहले यहाँ से देख लीजिए, तो डिग्री सेल्सियस को ये इधर आएगा तो फ़ारेनहाइट माइनस 32, ओके, ये क्या हुआ गुणे में तो भाग करेंगे 5/9। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख दो यहाँ पर कितनी 35 माइनस 32 5/9, कितना बचा 3 गुणे 5/9, 5 × 15/9, जो भी आएगा वो डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, ये 15/9 ये डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख दें केल्विन में, केल्विन बराबर क्या है 15/9 और प्लस 273, गुणा कर लेंगे, हल कर लेंगे और वैल्यू केल्विन की आ जाएगी। ठीक, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूले को अगर चेंज करना चाहें केल्विन और फ़ारेनहाइट में, केल्विन और फ़ारेनहाइट में, तो अगर यहाँ केल्विन बराबर है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मान के चल रहे हैं, ठीक, और फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो
यहां से देखिए डिग्री सेल्सियस बराबर में निकाल लेते हैं, क्या आएगा केल्विन माइनस 273। अब इसकी वैल्यू उठा के हम कहां पर रखते हैं, इस डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 केल्विन माइनस 273, ठीक, और प्लस 32। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/5 केल्विन माइनस 9 गुणे 273/5 प्लस 32। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, ठीक। मान के चलते हैं 5 5 25, कितना बचा 2, 5 2 20, 2 बचा 20, 3 10 लगा दो, कितना बचा 3, 0 बढ़ गया, 5 का 30, ठीक। तो 9/5 केल्विन माइनस 9 छा 54 का 4, 9 छा 54 का 4 5, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 5 41, 4 9 45 और 4 49, यानी 491.4 प्लस 32, यानी ये 32 में माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 9/5 केल्विन माइनस 10 9 4 ये रहेगा, और 11 में से 2 गया 9, 8 में से 3 गया 5 और 4, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक। फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज कर देना, ठीक। आज के लिए